दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि गन लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। आज इस वीडियो में गन लाइसेंस बनवाने की शुरुआती प्रक्रिया से लेकर अंत तक, जब तक आपको गन नहीं मिल जाती है, विस्तार से बताता हूं और स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, कोई स्टेप छूटेगा नहीं। दोस्तों सबसे पहले जब आप ये मन बनाते हैं कि हमें गन का लाइसेंस लेना है तो फॉर्म भरने से शुरुआत की जाती है। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। यद्यपि ये निराश लोगों के लिए वीडियो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि गन लाइसेंस कभी नहीं मिल सकता, भारत में 90% अवैध असलाहा हैं और मुझे नहीं मिलेगा, नेताओं को मिलता है, भ्रष्टाचार है। तो उन लोगों को तो दूर से ही प्रणाम, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये आशावादी लोगों के लिए वीडियो है, जिनको ये लगता है कि सिस्टम अभी है, और जो निराशावादी है सिस्टम उनके लिए भी है। अभी वो कोई अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे तो थाने में उनके ही परिजन जाते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, जमानत ले ली जाए। तो सिस्टम से वो भी रहते हैं, कहीं जाना है तो ट्रेन से जाएंगे, टिकट लेंगे, बस से जाएंगे तो टिकट लेंगे, लेकिन वो निराशावादी बातें करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक फॉर्म खरीदते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ मिल जाता है, और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पर लिखें ऑनलाइन गन लाइसेंस अप्लाई, तो एक वेबसाइट खुल जाती है और उस पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत आप फॉर्म भरने से करते हैं, और फॉर्म जब आप पूरा फिल करके, अब फॉर्म भरने में कई वीडियोस हमने वैसे बनाए हैं, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। आपको अपना नाम, अपना पता, नाम का प्रमाण, पते का प्रमाण, निवास का प्रमाण, आय का प्रमाण और कुछ और जो चीजें वो मांग रहा है, अपने इनकम का प्रूफ, ये देने होते हैं। इनके सफिशिएंट डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देते हैं। माने फॉर्म भरना तो एक साधारण बात है, फॉर्म आप भर ही लेंगे। तो जब आप फॉर्म भर देते हैं और उस फॉर्म को दाखिल कर देते हैं, जमा कर देते हैं, फॉर्म दो जगह जमा होता है, या तो आप एसडीएम के यहां जमा कर दें या डीएम के यहां जमा कर दें, जहां से फॉर्म लिया है वहीं से जमा कर दें। तो फॉर्म दो जगह डिवाइड हो जाता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए। रेवेन्यू माने राजस्व विभाग, और पुलिस डिपार्टमेंट तो आप सभी जानते हैं। तो जो पुलिस विभाग है वो आपके दो तीन चीजों का वेरिफिकेशन करता है, और मुझे लगता है ये वेरिफिकेशन होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? पता नहीं है कि आप कौन हैं, पता नहीं है आप क्या करते हैं, आप किसी अवैध गतिविधि में तो सम्मिलित नहीं है, आपके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है। मान लेते हैं आपको हथियार का लाइसेंस मिल जाता है और फिर आप किसी ऐसे बड़े अपराध में ऐसी जगह पकड़े जाते हैं, तो इसमें दोष किसका आएगा? आप ही सवाल पूछेंगे कि किसने आपकी रिपोर्ट लगाई थी। तो जो रिपोर्ट लगा रहा है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बाद सबसे पहले आपके फॉर्म पर संस्तुति वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्राइमरी तौर पर। माने आपके हलके में आप जहां रहते हैं, आपका जहां निवास है, वहां पर जिस पुलिस अधिकारी का जुडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है। आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी पुलिस चौकी या पुलिस थाने में किसी सब इंस्पेक्टर के जुडिक्शन में आप होंगे। जब पुलिस में भर्ती होती है तो एक सब इंस्पेक्टर जो बनाया जाता है वो एक छोटे से एरिया का उसको इंस्पेक्टर बनाया जाता है, माने वहां अपराध होगा तो उसी से पूछा जाएगा। तो वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, वही ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि आपकी समाज में क्या छवि है, चुनाव में आप क्या योगदान करते हैं, परिवार नियोजन में आपका क्या योगदान है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमने अपना जब अपना लाइसेंस बनवाया था तो हमारे फॉर्म में यही लिखा गया था, यही रिपोर्ट लिखी गई थी, यही रिपोर्ट लिखी थी उस सब इंस्पेक्टर ने। और आप चाहें तो आरटीआई से कभी भी अपने फॉर्म की रिपोर्ट की कॉपी ले सकते हैं कि उसने क्या लिखा आपके बारे में। आप कोई गैंगस्टर, कोई माफिया या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति तो नहीं है। आपकी जांच पड़ताल करके उसमें रिपोर्ट लगाने का जिम्मा उसी अधिकारी का है, माने जो प्राइमरी स्टेज का अधिकारी है, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लगने के बाद, माने चौकी इंचार्ज की रिपोर्ट लगने के बाद, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके बाद फिर थाना इंचार्ज उसको अग्रसारित करते हैं। उसी थाने में जिस एरिया में आपका चौकी है, उसका जो मेन थाना है, वहां से
वो अग्रसारित होकर के और सर्किल ऑफिसर आपके क्षेत्र में जो कोतवाली होती है, जो कोतवाल होंगे वहां के सर्किल ऑफिसर होंगे, सीओ जिनको कहते हैं, उनके पास फॉर्म ये चला जाता है, फिर उनकी संस्तुति होती है। अब कोतवाल साहब चूंकि 4-5 थाने के ऊपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिले में एक होता है सेंटर DCRB, डिस्ट्रिक्ट क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नहीं डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सॉरी। तो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में वो आपका ये मंगवाते हैं कि इस जिले में तो नहीं, कहीं और किसी जिले में आपने कोई किसी जिले में किसी थाने में, DCRB में आपके जिले के ही थानों का रिकॉर्ड रहता है, तो जिले के किसी और थाने में तो कोई आपका आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई ऐसी पृष्ठभूमि तो नहीं है। तो ये रिपोर्ट जब आ जाती है, वो भी पॉजिटिव आ जाती है, वो वहां जाता है और उसकी रिपोर्टें मंगाई जाती हैं। और दोस्तों, आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको अपने फार्म के साथ साथ चलना पड़ता है। ये जो लोग बनवाए हैं या बनवाने की सोच रहे हैं और थोड़ा तेज हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे। फार्म भले ही पुलिस के पास रहेगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा फार्म है कहाँ। वहां पर आपको अभी एक बहुत अच्छा लड़का है, उस लड़के ने मुझे लगता है 1 महीने में अपनी सारी पुलिस की और रेवेन्यू की रिपोर्ट लगवा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फॉर्म सबमिट करा दिया है। टोटल माने वहां पहुंच गया है, सारी एनओसी लग के। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे ही डायरेक्शन में वो रिपोर्टें लगती नहीं, मैं कहता रहा कि ऐसे वहां जाना, ये करना, तो सब होता रहा। तो मुझे लगता है कि फार्म के साथ साथ आपको चलना होगा। DCRBC जैसे ही एनओसी लग के आती है, तो वो जो सर्किल इंस्पेक्टर है वो भी आपके फार्म को फॉरवर्ड कर देते हैं पॉजिटिव संस्तुति के साथ, और फिर वहां से वो एडिशनल एसपी के पास जाता है। क्योंकि हर जिले में एसपी साहब तो होते हैं जिनको कप्तान कहते हैं, उनके नीचे एक अधिकारी होते हैं एडिशनल एसपी, और वो केवल क्राइम कंट्रोल के लिए होते हैं, क्राइम देखते हैं, तो पहले उनकी रिपोर्ट लगती है। तो नीचे से अगर पॉजिटिव रिपोर्ट्स लगती हुई आ रही हैं, तो जो एडिशनल एसपी हैं वो आपकी रिपोर्ट जरूर लगाएंगे और पॉजिटिव लगाएंगे, और उसके बाद में एसपी साहब की रिपोर्ट होती है। तो दोस्तों, चौकी इंचार्ज ने जो रिपोर्ट लगाई थी, उसी रिपोर्ट को सभी अधिकारी आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर चौकी इंचार्ज कह रहा कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो ऊपर के अधिकारी नहीं कह सकते कि आपको लाइसेंस दे देंगे, क्योंकि जब भी कोई बात होगी तो वही चौकी इंचार्ज जिन्होंने आपकी जांच की थी वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोस्तों, ये तो प्रक्रिया हो गई पुलिस की, और वो एसपी साहब का जो एनओसी लगा हुआ कागज है वो वहां से फिर चला जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब इधर प्रक्रिया जो दूसरा फार्म था, उसकी शुरुआत लेखपाल से होती है। आपके क्षेत्र का, आप चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो, लेखपाल तो कोई ना कोई होगा ही। लेखपाल की रिपोर्ट लगती है कि आप किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं किए हैं, इससे पहले कभी किया तो नहीं था। आप अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हैं तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, आप उसके लिए अपात्र हैं। और बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करने लगते हैं। दोस्तों, सरकारी जमीन का मतलब उस जमीन से है जो सार्वजनिक प्रकृति की है। जैसे सड़क के किनारे, सड़क सीमा के भीतर आप कोई अतिक्रमण करके रह रहे हैं तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। तब आप जब अभी ऐसी गतिविधि कर रहे हैं तो आगे आप क्या करेंगे। मैं कभी ऐसे लोगों के सपोर्ट में नहीं रहता हूं जो किसी गलत काम को करके और कुछ ऐसा बड़ा बनना चाहते हैं। गलत काम करके कोई बड़ा कभी नहीं बना, न बन सकता है। कोई भी व्यक्ति बड़ा बनता है तो अच्छे काम करके ही बनता है। गलत काम का नतीजा तो खराब होता ही है, ये सभी जानते हैं, ये कड़वा सत्य है। तो लेखपाल यही रिपोर्ट लगाते हैं कि आपने किसी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं किया है, आपके ऊपर कोई सरकारी बकाया नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकारी बकाया है, हाँ वो, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एडवोकेट हैं, आप ऐसे लोगों को बचा रहे हैं। अरे भाई, आपने मान लीजिए आप पर कोई बकाया है और आपने बकाया अदा भी कर दिया, और बैंक में आपका अभी भी बकाया दिखा रहा है, तो क्या आप बकायेदार हैं? आप रियल में बताइएगा। एक बार तो पैसा आदमी दे नहीं पाता, और कभी कभी ऐसा होता है। या आपने लोन लिया ही नहीं था, मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ है, आपका नाम लोन आपके ऊपर है और आपने वास्तव में नहीं लिया है, तो क्या आप बकायेदार हैं? आप लड़ेंगे नहीं। आप मान लीजिए नहीं जानते हैं कि कैसे लड़ा जाए, तो आप किसी एडवोकेट से ही तो संपर्क करेंगे जिनको उनकी जानकारी है। कोई भी कानून या कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को संरक्षित नहीं करा सकते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया है। क्या बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि
ये तो अपराधियों को बचाते हैं, अपराधी को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर किसी मामले में कोई सस्पेंस है, संदेह है, तो उनको बचाया जाता है, उन्हीं के लिए तो एडवोकेट्स हैं। और माना ही जाता है कि जब तक किसी को सजा ना हो जाए व्यक्ति संदेह में रहता है। अगर ऐसा ना होता तो न्यायालय में पहले ही दिन पुलिस जब ले जाती किसी अभियुक्त को तो ये होता है इसको फांसी पे चढ़ा दो या इसको वो सजा दे दो जो कानून में लिखी है। उसका ट्रायल इसीलिए किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दें। और मानव मस्तिष्क, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, बैठ करके और ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों थोड़ा भरोसा रखें, और ये मैं अपना भरोसा जता रहा हूं, मुझे भरोसा है कि कोर्ट में न्याय तो होता है, समय लगता है। आप चाहे जितने शातिर हों, चाहे जितने बुद्धिजीवी हों, आपने अगर कोई गलत काम किया है और आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। तो दोस्तों ये तो बात की बात है। लेखपाल की रिपोर्ट होने के बाद जब कोई बकाया नहीं है तो उसमें बकाया नहीं है इसके लिए अमीन की रिपोर्ट लगती है। हर तहसील में बड़े बाबू होते हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है वसूली का, वहां से रिपोर्ट लगती है। इसके बाद नायब तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, और आपके क्षेत्र के जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे जिनको एसडीएम कहते हैं, एसडीएम उस फार्म को पॉजिटिव संस्तुति के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फॉरवर्ड करते हैं। और उनके फॉरवर्ड करने के बाद तब वो दोनों पार्ट, एक पुलिस का रेवेन्यू का, दोनों एक में जोड़ करके और फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सामने रखा जाता है कि अब ये फार्म कंप्लीट है और इनको लाइसेंस चाहिए। तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक आर्म्स क्लर्क होते हैं, माने जिनको आयुध लिपिक कहते हैं या असलहा बाबू, जो भी आपके यहाँ जो कहा जाता हो, उनके पास सीरियल में रखा जाता है। अब दो स्थितियां होती हैं, बहुत सारे लोग हैं, आम लोग हैं, जाते हैं तो असलहा बाबू से मिलते हैं, वो किसको किसको बताए तो वो कह देता अभी बन नहीं रहे हैं, बनवा ये है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से स्वयं जाकर मिल सकते हैं जनता दरबार में, या 10 से 12 बजे हर जो बड़ा पब्लिक ऑफिसर है वो पब्लिक से मिलता है, उनको मिल करके आप अपनी बात कह सकते हैं कि सर हमारा ये मामला है, हमें नया लाइसेंस चाहिए, या हमारा वरासत में हमें मिलना है, या मैं खिलाड़ी हूं, या मुझे ये समस्या है, मेरा लाइसेंस का आवेदन आपके कार्यालय में सारी संस्तुतियों के साथ आ चुका है, सर विचार कर लीजिए और दे दीजिए। 2-3 बार आप मिलते हैं और फिर भी आपका नहीं बनता है तो उसके आगे की प्रक्रिया मैं बताई दे रहा हूं। एक चीज दोस्तों और पहले बता दूं कि जो फॉर्म आप जब इस समय अप्लाई करते हैं तब से लेकर के और अंत तक जो भी आप रिपोर्ट्स या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, एक हमारी राय उसको पैचअप करते रहें और एक फाइल बना लें। जिस दिन आपने फॉर्म भर के दिया था उस फॉर्म की पूरे की फोटो स्टेट करा लें, उसको जब डिस्पैच में दिया था उसका डिस्पैच का नंबर नोट कर लें। अगर कहीं से कोई चीज आप देख लेते हैं अपने फॉर्म संबंधित, कोई रिपोर्ट आपको मिल जाती है मोबाइल पर या कोई फोटो खींच लेते हैं, तो उसको अपने पास संकलित कर लें, एक फाइल बना लें, ताकि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपका फॉर्म तुरंत अलाउड न किया, माने गन लाइसेंस नहीं बनाया, तो आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई प्रमाण चाहिए। भाई हाई कोर्ट को क्या पता है या आपके जो वकील साहब हैं उनको क्या पता है कि आपका फॉर्म डीएम साहब के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2-3 चीजें, जैसे आप एफिडेविट देते हैं उनकी कापियां रखिए, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी जानकारी में है, तो आप उन्हीं फोटो कॉपी से और एप्लीकेशन नंबर से अपने राज्य के उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय की उस खंडपीठ में जहां पर आपका एरिया पड़ता है, लगभग प्रत्येक राज्य में बड़े जो राज्य हैं उनमें 2 या 3 खंडपीठ हैं उच्च न्यायालय की, या किसी 2 राज्यों की एक ही उच्च न्यायालय है, या 4-5 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है। तो जिस क्षेत्र में आप बिलोंग करते हैं, जहां की एड्रेस पर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, वहां की खंडपीठ में या मुख्य उच्च न्यायालय में जहां आपका एरिया आता है, वहां आप एक रिट दाखिल करते हैं, मैंडमस रिट। कि मैंडमस रिट का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, माने उच्च न्यायालय आदेश आपके लिए जारी करेगा, और किसको? उस ऐसे पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर को जहां पर आपका काम रुका हुआ है। तो उनको ये कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं कि इतने दिनों के अंदर, क्योंकि वो नहीं रोक सकते। जो आयुध नियम 2016 है उनमें बाकायदे प्रोविजन है कि कितने दिन, और अभी हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट किया था, उसमें कहा था, डायरेक्शन जारी किया था। लेकिन इस समय चूंकि आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ ऐसी मानसिकता के
बहुत सारे लोग हैं जो छोटी बात होती तो गोली चला देते हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है तो ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है जो कम से कम इतनी क्षमता तो उनमें हो कि उस बात को बर्दाश्त कर सके, कोई घटना ना हो, कोई बात ऐसी ना हो जाए। तो आप अगर सरकार नहीं दे रही, भाई पैसा आपका है, लाइसेंस आप रखेंगे, सिक्योरिटी आपकी होगी, सरकार क्यों मना करेगी? सरकार तो ये चाहती है कि उत्पाती व्यक्तियों के पास या ऐसे हल्के लोग जो थोड़ी सी ही बात में उत्तेजित हो जाए, गोली चला दें, उनके पास लाइसेंसी हथियार नहीं होना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, माने हल्के हाथों में ना पहुंचे। आप वास्तव में वजनदार हैं, आप योग्य हैं, तो आपको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई आप जराइम काम नहीं कर रहे हैं, आपने तो अप्लाई ही तो किया है, कोई आप समाज में भय नहीं पैदा कर रहे हैं, कहीं कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा। बशर्ते लोग हिम्मत हार जाते हैं। शुरू में दरोगे ने 2 बार बुला लिया कि आज हम वहां जा रहे हैं, कल आप आ जाइएगा, तो लोगों को लगता है अरे तो सब बेकार हो गया। ये दोस्तों सबके लिए नहीं है। कोई किराने की दुकान पे सामान नहीं खरीदना आपको कि चले गए और पैसा दिया सामान ले लिया, या आपको लाइसेंस मिल रहा है। भाई समाज में आपकी छवि होती है, सम्मानित व्यक्ति होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। चुनाव के समय उन पे एक जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए आपके उस एरिया में, उस मोहल्ले में कोई डकैती हो जाती तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ थे। किसी डकैत के लिए आप उसका प्रतिवाद कर सकते हैं, काउंटर फायर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ऐसा होता तो रिवॉल्वर राइफल बिल्कुल सड़क छाप लोगों को नहीं मिलता, उनकी प्रॉपर्टी होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो दोस्तों पहले आप इस रिट को लेकर के जाएंगे। इस रिट के बाद अगर आपका लाइसेंस डिस्पोज होने में रिजेक्ट कर देते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप फिर तुरंत उस रिजेक्शन ऑर्डर को अपने एरिया के कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक जिले का प्रशासन देखते हैं और कमिश्नर लगभग 5 जिलों का प्रशासन देखते हैं, जिसको कमिश्नरी कहते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में ही लगभग 18 कमिश्नरी हैं, तो कमिश्नरी में जो कमिश्नर साहब हैं उनके अदालत में आप उस ऑर्डर का रिवीजन दाखिल करेंगे और उस रिवीजन का इंतजार करेंगे। वो रिवीजन बहुत जल्दी डिस्पोज होता है, क्योंकि उसमें एक पार्टी सरकार होगी और दूसरी पार्टी आप होंगे। सरकार के लिए वहां ऑलरेडी डीजीसी रेवेन्यू होते ही हैं, वो अपना जवाब देंगे कि हमें क्यों ना दिया जाए, क्यों 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 नहीं दे रहे हैं। तो जो भी अपना काज बतावे वो उनकी बात है, आप अपनी बात बताइए कि मुझे ये नीड है। तो आपकी जो रिवीजन है वो मुझे लगता है 1 महीने में डिस्पोज हो जाएगी, और 1 महीने में डिस्पोज होने के बाद फिर अगर वो भी रिजेक्ट कर देते हैं तो आप अपने राज्य के फिर हाई कोर्ट में जाइए और तब फिर डायरेक्शन लाइए कि सर इनको निर्देशित किया जाए कि हमारे पक्ष में ये लाइसेंस इश्यू करें। इन्होंने जो रिवीजन किया, रिवीजन भी खारिज हुआ है और इन्होंने जो ऑर्डर खारिज किया है ये गलत है और इसमें ये कमियां हैं। तो उस रिट में तब बहुत आपकी जीत होगी, क्योंकि अगर आपको पुलिस ने एनओसी दी है और उधर रेवेन्यू ने कहा कि नहीं नहीं इनको दे दिया जाए, तो दोनों, एक तो लेखपाल और दूसरे दरोगा जी, 2 ही लोग आपको कह रहे हैं कि इनको दे दिया जाए, तो आगे तो सब कहते ही चले जाएंगे दे दिया जाए, क्यों ना दिया जाए, ये भी तो कारण लिखना चाहिए उन्हें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो मैंने बताया, और जब भी आप कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर करा लाते हैं तो उसको इन्हें कि ऑर्डर करा लिया अपने पास रखे हुए हैं, उसको फिर जिलाधिकारी को रिसीव कराना होता है। उसके 2 तरीके हैं, आप उसको डाक से भी भिजवा सकते हैं विद एफिडेविट के, और वहां व्यक्तिगत तौर पर जाकर के जमा कर सकते हैं और उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। दोस्तों आपके पास अगर रिसीविंग नहीं है या डाक से डाक की पावती नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि उनको दिया आपने कि नहीं दिया। फिर भी नहीं करते तो फिर कंटेम्प्ट लाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगे हों, तो मैं इस टाइप के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, और कोई हेल्प करना चाहते हैं तो हमने अपना QR कोड इसमें दे रखा है, तो उस QR कोड से भी आप हमें सीधे सीधे भुगतान कर सकते हैं। धन्यवाद।